जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज हम जानेंगे जीवन रेखा के विषय में थोड़े विस्तार से। ठीक है, तो कृपया थोड़ा सा समय लेके रहें तो ज़्यादा अच्छा है। समय का अभाव हो तो फिर मुश्किल होगी आपके लिए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। लेकिन पॉइंट पे आने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बिकॉज उन्हीं के कारण मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी पहले से एक वीडियो मैंने इस पे डाली हुई है इस विषय पे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कतिपय कारणों के कारण उसे समझ नहीं पा रहे हैं या समझने की चेष्टा ही नहीं करी है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे उस पर कुछ अजीब तरीके के कमेंट भी आए, जैसे कि एक सबसे मोस्ट पॉपुलर कमेंट है जो कि तथाकथित बुद्धिमान लोग हमेशा करते ही रहते हैं, और स्वयंभू विद्वान यानी कि स्वयं से माने हुए विद्वान जो होते हैं वो लोग भी इसे काफ़ी परिचय देते हैं, इस कमेंट को, इस टिप्पणी को। वो टिप्पणी होती है कि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये आपको हमेशा बताना चाहिए कि आखिर आपको किसने ऐसा बोला कि हाथ होने से ही किस्मत होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, अपनी ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें आप ना करें तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इससे आप अपने स्तर को बताते हैं, अपनी जो आपकी तथाकथित काबिलियत है उसे आप दर्शाते हैं। ठीक है, किस्मत यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि जानने के लिए हर एक जीव ललायित होता है। हर एक कोई जानना चाहता है अपने फ्यूचर के बारे में, और दुनिया में जो भी आता है वो अपने साथ एक अपने पूर्ण जीवन की गणना लेकर ही आता है, जिसे जानने की आतुरता के कारण वो अलग अलग प्रकार की जो विधाएं हैं ये जानने की, उनमें प्रविष्ट करता है और उनके द्वारा अपनी चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। ललाट की रेखाएं यानी कि मस्तिष्क की रेखाएं एक प्रकार है। कुंडली यानी कि आपके जन्म के अनुसार जो तिथि थी नक्षत्र अनुसार, उसके अनुसार एक गणना होती है जिसे कुंडली अंग्रेजी में हॉरोस्कोप कहते हैं। इसके अलावा अंक विज्ञान है। इसके अलावा हस्तरेखा ज्योतिषी है। तो जब हम हस्तरेखा की बात करते हैं तो उसमें हाथ होना अनिवार्य ही होता है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हाथ से ही आप चीज़ों को जान सकते हैं। बहुत सारी विधाएं जो पूर्व में मैंने कही हैं उसके द्वारा आप जान सकते हैं। मान लो किसी का हाथ नहीं है तो क्या उसकी किस्मत नहीं होगी? किस्मत तो होनी ही होनी है। अगर कोई भी जीव दुनिया में आया है ना तो किस्मत होनी ही होनी है। हाथ नहीं है तो उसकी ललाट की रेखाएं होंगी, मस्तिष्क की रेखाएं होंगी। अब ऐसा तो नहीं बोलोगे कि किस्मत उनकी भी होती है जिनके सर नहीं होते। ठीक है, बिकॉज सर नहीं है फिर किस्मत की कोई आवश्यकता भी नहीं है। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनकी कुंडली नहीं होती। व्हाट इज दिस? ठीक है, तो इस तरीके की बेकार की टिप्पणी ना किया करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा एक सेकंड टिप्पणी आती है कि आप अपने कर्म पे भरोसा करें, भाग्य के पीछे ना पड़े, अपनी दौड़ लगाते रहें, चलते रहें। मोस्टली एक कमेंट मैं जानता हूँ कि 99% ऐसे लोग ही करते हैं जो कि फ्रस्ट्रेट है या जिनमें बुद्धि का सर्वथा अभाव है, दूर दूर तक जिनका ज्ञान से पाला नहीं पड़ा है। क्योंकि आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसे जानो भी ना, समझो भी ना और सीधा उसके खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करना आप शुरू कर दो तो ये अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो चीज़ों को जानो समझो, क्योंकि देखा गया है जब आप ज्ञानी हो जाओगे ना, ये मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाएगा भी अगर, तो आप कभी भी किसी चीज़ को बिना तौले उस पर कोई भी टिप्पणी आप नहीं करोगे। ठीक है, तो इसके लिए भी बता दूं कि जो दूसरे कमेंट करने वाले हैं कि किस्मत के भरोसे ना रहें, जो जैसे होना होगा होगा ही होगा। ठीक है, आप अपना काम करते रहें। तो भैया ऐसा है कि आप किस्मत के भरोसे नहीं रहते। ठीक है, जो जब होना होगा तब होगा, मैं क्यों टेंशन लूँ। तो ऐसे ही करके कभी जब हाईवे पे जाते हो या कहीं रोड पे जाते हो तो बिना अगल बगल देखे क्यों नहीं क्रॉस कर जाते। ठीक है, मत देखो ना जो किस्मत में होगा होगा, मैंने क्यों देखना। अगर
मेरे साथ कुछ दुर्घटना होनी होगी तो हम देख के भी जाएंगे, फिर भी होगी, नहीं होनी होगी तो वैसे ही चले जाएंगे, नहीं होगी, ठीक है। तो बिना देखे समझे वैसे ही दौड़ लगा देनी है, क्या फर्क पड़ता है, जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते, एक भय होता है, एक डर होता है, तो ये सामान्य है, ह्यूमन नेचर है, ठीक है। इसी तरीके से सारी बातों का जवाब है, मैं कहाँ तक जाऊँ, आप लोगों को के पास एक जवाब नहीं बचेगा, ठीक है, कोई सवाल नहीं बचेगा। लेकिन एक और इसमें कहानी जोड़ देता हूँ, थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन सुन लो, क्योंकि वैसे भी मेरी वीडियो अगर आप हमेशा से देखते आए हो तो सुनने की आदत ही होगी, क्योंकि इसमें कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा होती है। लोग बोलते भी हैं कि आप पॉइंट की बात बहुत कम करते हो, कहानियाँ बहुत ज़्यादा आप सुनाते हो। बिकॉज देखो बेस वही होती है, ठीक है, कहानियाँ, क्योंकि इससे ही आप जीवन की असलियत को समझ पाओगे। सिर्फ पॉइंट के चक्कर में रहोगे ना तो जिंदगी भर पॉइंट ही खोजते रह जाओगे। जैसे इस वीडियोज में आप लोग खोजते फिरते हो, कौन सी वो रेखा है जो हमें करोड़पति बनाने वाली है, कौन सी वो रेखा है जो हमें मशहूर करने वाली है, ठीक है। ऐसी चीज़ों को आपने बचपन से ही इतना ज़्यादा पॉइंट आउट किया होता ना तो आज पॉइंट आउट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जब आप आ गए हो इस स्टेज में तो थोड़ा सा सुन लो। तो मैं उन लोगों को इसलिए ज़्यादातर जवाब नहीं देता क्योंकि एक जंगल में एक कहानी सुनाता हूँ। एक गधा था और एक चीता था, ठीक है। तो एक बार सुबह सुबह गधा बड़े खुश होके जंगल में घूम रहा था। चीता आया तो उसे बोलता है, अभी चीते सुन इधर, ये देख कितनी बढ़िया घास है, एकदम नीली नीली बुलू बुलू। तो उसका दिमाग चकरा गया, अब ये घास कब से नीली और बुलू होने लगी। तो उसने बोला फिर कौन सी है, तो अरे घास तो हरी होती है। ये लो, गधा बोल रहा है, हे भगवान, जब बुद्धि बट रही थी तो कहाँ थे। तो चीता बोल रहा है, मैं क्यों कहीं रहूंगा, तुम बोलो ना, ब्लू होती है, नीली होती है, ये नीली कब से होने लगी, सारी दुनिया जानती है घास हरी होती है। वो पूरे गुस्से में आ गया, वो तो एकदम निपट मूर्ख हो, ऐसे मूर्ख लोग इस जंगल में आके जंगल की इज्जत ले रहे हैं। चीते ने सारे जानवरों से पूछवा दिया, सबने बोला कि नहीं नहीं हरी होती है। बोला सबके सब मूर्ख हो गए हैं, चलो राजा के पास। राजा के पास गए, राजा से बोला, राजा साहब देखो, आप सबसे पहले ना इस चीते को सजा दो, इतना बड़ा मूर्ख आ गया इस जंगल में, मेरी तो इज्जत जाते जाते बची है। तो बोला भैया क्या हुआ, तो ऐसा है कि ये देखो घास नीली होती है और ये बोल रहा है हरा है। तो चीते ने बोला कि महाराज अब आप ही बताओ, ये गधा समझ नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, गधा एकदम सही बोल रहा है, घास नीली ही होती है। गुड, गधे को अगले वर्ष जो गणतंत्र दिवस होगा उसमें इससे पुरस्कार दी जाएगी। गधा खुश, मैंने बोला था पहले ही। तो गधे को समझा बुझा के भेज दिया गया कि चलो इसे हम समझाएंगे। तो चीते ने फिर पूछा उनसे कि अच्छा महाराज जी आप जानते हो कि हरा होता है, फिर आपने क्यों नीला बोल दिया। तो बोला कि नहीं, मैंने बोला ही नहीं, तुम्हें सजा भी अब दूंगा। तुम्हें बोला किसने था ऐसे मूर्ख से मुंह लगाने के लिए और इससे चर्चा करने के लिए। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपने तभी करते हो जब आप ऐसे लोगों के साथ वार्तालाप करते हो, बहस करते हो जो कि उसके लायक नहीं है, जिनका कहीं से भी दूर दूर तक बुद्धिमत्ता से पाला नहीं पड़ा है, जो निपट अज्ञान के सागर हैं, ठीक है। तो ये भी एक बात है, इसीलिए मैंने कुछ वैसे लोग जो कि होंगे उनके लिए बता रहा हूँ। तो चलो आखिर 9 मिनट में हम पॉइंट पे आ ही रहे हैं, वीडियो लंबी जाने वाली है, गाली मत देना कमेंट में, ठीक है। चलो सबसे पहले जीवन रेखा के विषय में हम जानेंगे कुछ बातें। जीवन रेखा के बारे में पिछले वीडियोज में मैंने डिटेल्स में बताई थी कि चीज़ों को आप किस तरीके से समझ सकते हैं, कैसे छोटी रेखा होने पे भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे अलग अलग तरीके से कई तरीकों से जांच परखने के बाद ही आप किसी नतीजे पर पहुंचे। सबसे पहले क्या करना कि जब भी पाम एनालाइज करो या चीज़ों को देखो तो दोनों पाम को देखो, ठीक है। बिकॉज एक पाम से चीज़ें क्लियर नहीं होती, जो आपका वर्किंग हैंड है और जो नॉन वर्किंग हैंड है दोनों में चीज़ें होती है, लाइंस होती हैं और दोनों का आपके जीवन पर प्रभाव होता है। नॉन वर्किंग हैंड यानी कि क्या, प्रारब्ध, डेस्टिनी, यानी कि आपने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म करे हैं उनके कर्मानुसार जो फल आपने प्राप्त किए हैं अच्छे और बुरे, वो आप लेके आते हो। जैसे आप कहीं जॉब करने जाते हो ना, तो मंथ एंड में आप एक सैलरी लेके आते हो कि पूरे महीने की आपकी ऐसा ऐसा क्लोजिंग करके इतना बचा।
ठीक है, या मार्केटिंग की जो क्लोजिंग होती है वो। उसी तरीके से जब आपकी लाइफ की क्लोजिंग होती है तो जो आपने अच्छे बुरे कर्म कर रखे हैं वो आपको मिलता है न्यू मंथ शुरू करने के लिए, यानी कि न्यू लाइफ शुरू करने के लिए। तो उस समय जो आपके पास बचा है वही आपका बेस होता है, स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद जब आप इस जीवन में आके जो काम करते हो, यानी कि मार्केट में चले जाओ सेल्स में, तो नेक्स्ट मंथ में जो करते हो फिर वहाँ से चीज़ें शुरू होती है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ जब आप कर्म करते हैं उसके अनुसार आप अपने क्लोजिंग से अच्छा भी जा सकते हैं या बुरा भी जा सकते हैं, मध्यम भी रह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों हाथों को देखना, दोनों हाथ सामने ले लेना। उसके बाद करतल और करपृष्ठ, ये दो मुख्य चीजें हैं। करपृष्ठ ऊपर वाला क्षेत्र, ठीक है, जैसे हाथ उल्टा कर दो, ये नीचे वाला क्षेत्र हुआ, करतल हुआ, अंदर की चीजें हुई। तो सबसे पहले ऊपर का देखना, ऊपर कैसी है, ऊपर में कौन कौन सी चीजें देखनी है। ऊपर में जोड़ देखने हैं, इस कलाई के ठीक पीछे जो कलाई है उसके ऊपर देखनी है कि कितनी रेखाएं हैं, क्योंकि कुछ रेखाएं वहां पे भी होती है। इसके अलावा बालों की संख्या क्या है वो भी आपने देखनी पड़ती है। काफी गहन विवेचना है, ठीक है, तो उसे अच्छे से समझना। और जब वो अगर आप स्टूडेंट होंगे तो बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएंगे, नॉर्मल के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। और उसके बाद जो जोड़ होंगे उन्हें आप देख लेना। इसके बाद उंगली की क्या साइज है, अनामिका की क्या है, तर्जनी की क्या है, मध्यमा की क्या है, कनिष्का की क्या है, अंगुष्ठ की क्या है, इन सब की परिस्थिति देख लेना, ठीक है। उसके बाद करतल के इस क्षेत्र में आना। इस क्षेत्र में आने के बाद आपने देखनी है सबसे पहले पर्वत क्षेत्रों को। पर्वत क्षेत्र उभरे हुए हैं, मध्यम है या ढलान की तरफ है। जब पर्वत क्षेत्र सारक का अध्ययन हो जाए दोनों हथेली का, ठीक है, उसके बाद आना आप यहाँ पे मणिबंध की रेखाओं पे। मणिबंध की रेखाओं को देख लेना, दोनों हाथ में मिला के एक जैसी है या अलग अलग है, नोट आउट करते जाना उसे, पॉइंट आउट, ठीक है, कि हाँ कहाँ पे क्या चीजें अलग हैं या एक जैसी है। उसके बाद आना अस्थाई रेखाओं पे, जो ए रेखा है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, इसके अलावा भाग्य रेखा अगर हो तो वो भी। इसके बाद आना पूर्ण रेखाओं पे, जो भी पर्वत क्षेत्रों की रेखाएं हैं उनकी अपनी उस पे। उसके बाद आना महीन रेखाएं जो नीचे हैं उन रेखाओं पे, सतही रेखाओं पे। इनका आकलन करना कि कैसे किस तरीके से इनका मूवमेंट हो रहा है। जब ये चीजें हो जाएंगी उसके बाद जो भी यहाँ पे सिंबल्स हैं, अच्छे हो बुरे हो, उनका अध्ययन करना, ठीक है। उसके बाद जो अंगुली में चक्र वगैरह अगर बन रहे हैं उनका अध्ययन करना, और जो भी चीजें इसमें बन रही है उन सब का अध्ययन करना। कहाँ पे क्या उतार चढ़ाव ढलान है, ऐसी सारी परिस्थितियों का आपने आकलन करने के पश्चात ही आप एक पूर्ण नतीजे तक पहुंच सकते हैं। आप जान सकते हैं कि वास्तविकता में व्यक्ति क्या लेकर आया है और क्या कर रहा है और आगे उसे कैसा करेगा और कैसा करना चाहिए, एटसेट्रा जो भी चीजें हैं। अब हम आते हैं पॉइंट पे, जो आज का हमारा टॉपिक था जीवन रेखा के विषय में। जीवन रेखा को जब भी समझना होगा ना तो 3 से 4 मुख्य चीजों के द्वारा समझना, ठीक है। अगर मान लो कि किसी हथेली में सिर्फ आप इसके बेस पे जा रहे हो कि यहाँ तक आके लाइन खत्म हो गई है तो ये व्यक्ति अल्पायु होगा या इसकी जीवन कम होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप 3-4 जगह से मिलवा लेना, हर जगह से सही होगी तो मिलवाने का इन द सेंस कि मणिबंध की रेखा से मिलवा लेना, हृदय रेखा, ठीक है, ये और मस्तिष्क रेखा की स्थिति, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये रेखाएं अगर सुदृढ़ हैं, त्रुटि विहीन है, कोई भी एनिमी साइंस यहाँ पे नहीं है, मणिबंध की रेखा पूर्णतः स्पष्ट है दोनों हथेली में, तो ऐसा व्यक्ति का अगर जीवन रेखा ये जो मुख्य है ये अधूरी हो, बिल्कुल भी ना हो, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मान लो कि किसी व्यक्ति में ये जीवन रेखा इस छोर से आके इस छोर तक आ रही हो, मणिबंध की रेखा दोनों में टूटी हुई हो, ये पूरी होने के बाद भी व्यक्ति अल्पायु हो सकता है, ठीक है। तो सारी चीजों का अच्छे तरीके से मुख्य दोनों हाथों के मणिबंध की रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, इनका अध्ययन करने के पश्चात ही आप किसी के जीवन का, किसी की क्या उम्र हो सकती है इसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं, इसके योग के बारे में जान सकते हैं, इनके बारे में बेहतर रूप से आप समझ सकते हैं, ठीक है। उससे पहले नतीजे पर मत पहुंचना, और खुद से तो कभी मत पहुंचना, किसी विशेषज्ञ से चीज़ों को दिखवा के उसके बाद ही एक जगह तक आप पहुंच सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग विधाओं का प्रयोग कर सकते हैं। आप कुंडली के द्वारा इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, अगर कोई बहुत बड़े विद्वान मिल जाए तो ललाट की रेखाओं के द्वारा इनके बारे में जान सकते हैं, हस्तरेखा के माध्यम से जान सकते हैं, अंक शास्त्र के माध्यम से जान सकते हैं, और अलग अलग देशों में प्रचलित अन्य तरह की ज्योतिष विधाओं के द्वारा इन चीज़ों को आप जान सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके मुख्य तरीके हैं। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सतही रेखा है जो भी मैंने बताई ना, उन सारी चीज़ों की स्थिति वो कैसे है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, तभी जाके अपने एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं। अब सिर्फ इस विषय पर अगर पूर्ण रूप से मैं अपना वक्तव्य दूँ
तो नहीं कुछ भी, तो कम से कम 7 से 8 घंटे मैं कंटिन्यू बोलूँगा, तब जाके, वो भी सिर्फ पॉइंट, कहानियाँ नहीं, ठीक है। ये मत सोचना कि आपकी तो 6 घंटे कहानी होगी उसमें, ऐसा नहीं है। 8 आवर पूरे में सिर्फ आपकी 8 डिटेल्स बताऊंगा, सिर्फ इसकी क्या क्या होती है, दोनों पाम की एक एक संरचना, इसकी एक एक फल इसके, तो जाके पूरी होगी, ठीक है। इसलिए मैंने संक्षेप में बता दिया ताकि आप चीज़ों को समझ जाए। अधूरी हो, टूटी हो, तो उन सबका भी प्रभाव है, ऐसा नहीं है कि किसी का कोई प्रभाव नहीं, सबकी अपनी जगह पर उनका कहीं ना कहीं उसका असर आपको दिखता ही है। लेकिन कभी भी पैनिक ना होना, कभी भी चिंताग्रस्त ना होना, अवसाद में ना जाना, ठीक है, क्योंकि वो फिर जाओगे तो फिर चीज़ें आपको सब नकारात्मक ही दिखने लगेंगी, ठीक है। तो इससे बचने की कोशिश करें तो अच्छा है। और जो हमारे बंधु नीली घास वाले हैं, उन लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना, कुछ आ जाए तो बेहतर है। चलो मिलते हैं फिर। और जिन्हें कहानियाँ सुन के बोरिंग लगा हो तो वो लोग फिर से एक बार और देख ले, फिर बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।